हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब रेड डाटा बुक और इन्वायरमेंट पढ़ेंगे आज। तो देखिए, रेड डाटा बुक्स क्या होता है। रेड डाटा बुक्स जितना भी एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन स्टेटस बताता है, ठीक है, जो इंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडेमिक है, वो एनिमल्स कौन कौन एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारा सर्वे किया गया। इस बुक को मतलब बनाने से पहले सर्वे किया जाता है। वो सर्वे होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, और बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। कौन से मिनिस्टर में आएगा ये? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में। तो ये सर्वे होने के बाद जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वल्नरेबल स्पीसीज है, उसको लिस्ट अलग अलग बना करके अपडेट किया जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइम टू टाइम, इंटरनेशनल मतलब IUCN के द्वारा, ठीक है। मैंने IUCN के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। तो IUCN 1996 के हिसाब से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेड डाटा बुक बनाती है, जिसमें 3 स्पीसीज हैं, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में कौन कौन है देख लीजिए। क्रिटिकल इंडेंजर्ड मैमल्स में है हिमालयन ब्राउन रेड बियर, पिग्मी हॉग, सुमत्रान राइनोसेरोस और कश्मीर स्टैग या हैंगूल, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स में है बंगाल फ्लोरिकन, हिमालयन क्वेल और साइबेरियन क्रेन। ये जो है क्रिटिकल बर्ड्स है, ठीक। नेक्स्ट, फिश में कौन कौन है? पौंडीचेरी शार्क, गैंग शार्क, नाइफ टूथ सॉ फिश। और इंडेंजर्ड एम्फीबियंस कौन कौन है? अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, केरला इंडियन फ्रॉग, चार्ल्स डार्विन्स का फ्रॉग, ठीक है। सब जितना भी फ्रॉग्स हैं वो एम्फीबियंस में आते हैं, केरला इंडियंस, अन्नामलाई। अच्छा, रेप्टाइल्स में कौन कौन है? घड़ियाल है, हॉक्सबिल टर्टल है, लेदर बैक टर्टल है, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोरल्स में है फायर कोरल्स, और स्पाइडर्स में है रामेश्वरम ऑर्नामेंटल और बूटी तरंतुला, ठीक है। रामेश्वरम ऑर्नामेंटल को रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर भी बोलते हैं, और बूटी तरंतुला जो है मेटालिक तरंतुला भी बोलते हैं, या फिर पिकॉक तरंतुला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो आपको माइंड में रखना है। एक बार मतलब आता है एग्जाम में कि कौन सा इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। अब देखिए एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, अभी तक ले कितना एक्ट्स और रेगुलेशंस आया है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कल्चर और ये सब जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट्स और इकोलॉजी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, फिर 1980 में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट है, फिर 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है। 2016 में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है। कोस्टल रेगुलेशन जोन और कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन ये 2018 में आया था। वाटर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 में आया था। एयर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ये कब आया था? 1981 में। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में। तो ये सारा एक्ट का ईयर आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत आता है दबा के। ये सब एक जगह कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है 2002 में है, एयर पोल्यूशन जो है 1981 में है, वाटर पोल्यूशन जो है 1974 में है, इन्वायरमेंटल 1986 में है, वाइल्ड लाइफ 1972 में है, फॉरेस्ट का राइट जो है 2006 में है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में है, सबसे पहले यही था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब है? 1980 में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए हमारा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग्स में है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहा है उसके लाइफ टाइम में, वो क्या होगा? इन्वायरमेंट। इसमें दोनों कंपोनेंट आएगा, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग्स भी, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आएगा। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? टोटल लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जाके इन्फ्लुएंसेज उसका और उसका इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इन्फ्लुएंस करती है इवेंट्स एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग, वो एनवायरनमेंट कहलाती है ना। नेक्स्ट, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा? जो भी कंटामिनेंट्स है नेचुरल इन्वायरमेंट्स में,
ठीक है, जो एडवर्स चेंज कर रहा है वो। उसके बाद पॉल्यूशन जो है वो केमिकल सब्सटेंस और एनर्जी, जैसे नॉइज, हीट, लाइट, ये सब पॉल्यूशन है। कोई भी सब्सटेंस जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहा है, चाहे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है ऑर्गेनिजम्स को, अनइजीनेस कर रहा है, तो वो सब्सटेंस को हम लोग पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक, जो भी सब्सटेंस ऐसा कर रहा है ऑर्गेनिजम्स के साथ। पॉल्यूटेंट्स जो होता है वो ऐसा कंपोनेंट्स होता है पॉल्यूशन का, वो या तो फॉरेन सब्सटेंस होगा, या एनर्जी, या फिर नेचुरली भी हो सकता है। तो नेचुरल भी हो सकता है या फॉरेन सब्सटेंस भी हो सकता है, वो पॉल्यूटेंट्स होगा जो हार्मफुल इफेक्ट्स करेगा, न्यूसेंस क्रिएट करेगा और ऑर्गेनिज्म पे अनइजीनेस फील कराएगा, है ना। नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट्स जो है दो टाइप्स का दिया हुआ है, एक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स और नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये किस व्यू से देखा जा रहा है, वेस्ट मटेरियल के हिसाब से। जो अनचेंज फॉर्म बहुत लंबे समय तक हो जाएगा वो परसिस्टेंट है, जिसको आप बदल नहीं सकते, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं इसको, है ना। टॉक्सिक नेचर का होगा ये, जितना भी पेस्टिसाइड्स है, न्यूक्लियर वेस्ट है, प्लास्टिक्स है, ये सब परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स है। लंबे समय तक ये चेंज नहीं कर सकते, आप इसको डिग्रेड करके मतलब कुछ नया चीज़ बना नहीं सकते। और जो टूट सकता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, उसको क्या बोलेंगे, नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। जैसे एग्जांपल गार्बेज, है ना, ये अगर टूटेगा तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही टूटेगा, और ये पॉल्यूटेंट्स को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स भी बोलते हैं, जो टूट जाता है। जो नहीं टूटेगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो न्यूक्लियर वेस्ट, पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो परसिस्टेंट है। अच्छा, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जो परसिस्ट हो रहा है, जिसमें कि इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाता है, डीडीटी, प्लास्टिक। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से इंटरेक्शन करने के बाद बनता है, जैसे पैन, पेरोक्साइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एकाइल नाइट्रेट, है ना, नाइट्रोजन का और हाइड्रोकार्बन का मिक्सअप करके बनता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मिलाएंगे तब जाके पैन बनेगा। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिल के बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है, जो भी अनडिजायरेबल चेंज होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली कोई भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में, एयर, वाटर, सॉइल, जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स कर सकता है लाइफ में, ये होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, है ना, हमारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना, लाइफ के। तो ये पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होगा, ऐसा केमिकल्स का इंट्रोडक्शन हो या पार्टिकुलेट मैटर का या बायोलॉजिकल मटेरियल्स का जो हमारे ह्यूमन्स को डिस्कम्फर्ट फील कराए, हार्म फील कराए, जो भी ह्यूमन्स के अलावा अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी, जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स को डैमेज करे या फिर इन्वायरमेंट्स को एटमॉस्फेयर में बना दे। ठीक है, वैसे इन्वायरमेंट्स को हम लोग एयर पोल्यूशन बोलेंगे। एयर पोल्यूशन जो होता है वो ऐसा केमिकल्स का इंट्रोडक्शन हो या फिर पार्टिकुलेट मैटर का या फिर बायोलॉजिकल मैटर का इंट्रोडक्शन हो हमारे इन्वायरमेंट में, जो ह्यूमन्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कम्फर्ट फील कराए या फिर हार्म फील कराए या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज करे, है ना। तो एयर पोल्यूशन जो होता है ये कैसे होता है, इंजूरियस स्मोक जो निकलता है कार्स के द्वारा, बसेस के द्वारा, ट्रक्स, ट्रेन, फैक्ट्रीज के द्वारा, जिसमें बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड रहता है स्मोक में, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है। तो सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये तीन चीज़ रहता है स्मोक में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग से भी निकलता है और डिफॉरेस्टेशन से भी निकलता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कहलाता है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग और डिफॉरेस्टेशन माने कंटिन्यूअस रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, सल्फर को बर्निंग कीजिए, जो ऐसा कंपाउंड जो फॉसिल फ्यूल्स में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसके बर्निंग से SO2 निकलेगा। सल्फर का ऑक्साइड बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन्स के लिए, अगर हाई कंसंट्रेशन पे हो गया तो, ठीक है, ये एसिड रन कराता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये भी मतलब ऑटोमोबाइल के इंजन से बनता है, ठीक है, और ये जो है मतलब बाकी कंपाउंड से मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाता है, ठीक है। हाँ, SO2 और NO2, हाँ, दोनों से एसिड सल्फर ऑक्साइड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिड रन का, NO2 से भी होता है। NO2 से तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मॉग भी होता है। नेक्स्ट,
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। CO2 जो है सबसे गुड ट्रांसमीटर है सनलाइट का। ये जो है मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को रोकता है, मतलब अर्थ को पहुंचने नहीं देता है, मतलब बैक जो है मतलब स्पेस में जाना रहता है तो उसको रोक देता है, ट्रैप कर लेता है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो हमारे अर्थ को नाइट में कूलिंग करा देता है, बहुत ज़्यादा मतलब कूल नहीं होने देता है। मतलब जितना माल आया सन से उतना माल जा नहीं पाया, उसको कौन रोक लिया, CO2 रोक लिया, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लिया। तो इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लिया तो हीट को ट्रैप कर लिया, क्योंकि इंफ्रारेड में हीट रहता है, तो हीट को ट्रैप कर लिया। इसकी वजह से वो रात में जो है जितना कूल होना चाहिए था अर्थ को उतना वो कूल हो नहीं पाया। इसकी वजह से मतलब ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जो रेफ्रिजरेटर से, AC से, डिओड्रेंट से और इंसेक्ट के रेपेलेंट से जो निकलता है वो भी हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज कर रहा है। ये गैस स्लोली जो है एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहा है और ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगा तो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी रोक नहीं पाएगा, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी अपने पास आ जाएगा, और अपने पास आएगा तो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। जब दो पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से रिएक्ट करके एक दूसरे से सनलाइट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन और एक कंपाउंड बनाता है पैन। ठीक है। तो ये तीनों फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, NO2 भी, ओजोन और पैन। ठीक है। तो ये सब क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट्स है, और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, ओजोन और पैन। ठीक है। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन बहुत ही एक्सेसिव और ह्यूमन को डिसप्लीजिंग होता है, एनिमल्स को भी। मशीन जो है क्रिएट करता है नॉइज पोल्यूशन, है ना, जो हमारे ह्यूमन और एनिमल लाइफ के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। नॉइज पोल्यूशन में क्या क्या नॉइज आएगा, कार का नॉइज, एयरक्राफ्ट का नॉइज, बस, ट्रक, व्हीकल्स का हॉर्न्स का नॉइज, लाउड स्पीकर का नॉइज, और इंडस्ट्री में जो नॉइज निकलता है वो, और सोनार इफेक्ट का हाई इंटेंसिटी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। नॉइज पोल्यूशन का सोर्स क्या है, मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन जो होता है ये मॉडर्न साइंस का जो बहुत सारा डिस्कवरी हो रहा है, मोटर व्हीकल जो रिस्पॉन्सिबल है 90% नॉइज पोल्यूशन, मोटर व्हीकल। फिर बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाईवे, स्ट्रीट्स बना रहे हैं, इससे भी नॉइज होता है, क्योंकि इसमें हम लोग एयर कंप्रेसर यूज करते हैं, बुलडोजर यूज करते हैं, लोडर्स यूज करते हैं, डम ट्रक्स, पेमेंट ब्रेकर्स वगैरह यूज करते हैं, इससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन जो है हमारा ऑलरेडी जो है इंडस्ट्री से जो भी नॉइज पोल्यूशन होता है वो भी हमारे अनफेवरेबल स्टेट है नॉइज पोल्यूशन का। लाउड स्पीकर्स लाउड स्पीकर्स, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, AC, फैंस, वैक्यूम क्लीनर्स, ये सब भी हमारे नॉइज पोल्यूशन में ऐड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मतलब कि सॉइल कंटामिनेशन, ये एसिड रेन से होता है या फिर पोल्यूटेड वाटर में फर्टिलाइजर से होता है, और बैड क्रॉप्स के वजह से भी होता है। ठीक है। गलत क्रॉप्स उपजा देने से, जैसे इंडिगो का प्लांटेशन होता था, हाँ, यूकेलिप्टस, ये सब बैड क्रॉप से भी हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है, फर्टिलाइजर से भी होता है, पानी, गंदा पानी से भी होता है, एसिड रेन से भी होता है। तो सॉइल कंटामिनेशन जब केमिकल्स रिलीज होगा, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक लीकेज हो जाएगा, तो हेवी कंटामिनेंट्स जो है सॉइल के अंदर चला जाएगा। इसके वजह से जिसमें कंटामिनेंट्स में रहेगा क्या, हाइड्रोकार्बन, हेवी मेटल्स, या फिर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब कंपाउंड अगर सॉइल के अंदर चला जाएगा तो सॉइल पोल्यूशन कराएगा। ठीक है। कौन कौन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, हेवी मेटल्स और मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट, अब देखिए मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू क्या क्या है। पहला है ओजोन होल, दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या वजह हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक। नेक्स्ट, तो ओजोन होल कैसे हो रहा है, देखिए ओजोन होल में क्या है। ओजोन एक कंपाउंड है जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से ही मिल के बना है ना, नॉर्मल ऑक्सीजन से। तो ओजोन लेयर जो है मेनली हमारा कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में, करीब 20 से 30 किलोमीटर में, है ना, 12 से 19 माइल में 12 से 19 माइल, और किलोमीटर में 20 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में। ठीक है।
थिकनेस जो है सीजन के अनुसार और जोग्राफिकल के अनुसार वैरी करते रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पोल पे अलग, इक्वेटर पे अलग। तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है जो सोलर सिस्टम से निकलता है। जो ओजोन होल डिप्लीशन जो हो रहा है उसका मेन फैक्टर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रहा है रेडिकल कैटलिस्ट से। फ्री रेडिकल कैटलिस्ट क्या है? जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, ये सब फ्री रेडिकल ग्रुप है। तो ये फ्री रेडिकल ग्रुप कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो इससे भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। मेजर किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बहुत सारा नेचुरल सोर्स है, जितना भी स्पेसीज है उसका जो कंसंट्रेशन जो हो रहा है क्लोरीन और ब्रोमीन का बढ़ते जा रहा है ना मार्केट में। तो इसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी आपका मतलब ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड बन रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन बढ़ने की वजह से हेलोजन कंपाउंड ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा बनने की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन मेजर आपका ओजोन होल डिप्लीशन में लीड रोल कर रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एरोसोल और कूलेंट में काम आता है, रेडिएटर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में। ओजोन होल का इफेक्ट्स क्या हो रहा है? अल्ट्रावायलेट रेड अगर एक्सपोजर होगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, विटामिन डी एक्सेस हो जाएगा आपके अंदर, स्किन बर्न्स भी होगा एनिमल्स में भी, है ना, कैटरेक्ट का बीमारी हो जाएगा, है ना। तो ये सब ओजोन होल का इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जॉर्ब करके रखता है, वो आने नहीं देता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर में ही फंसा के रख देता है, उसको नीचे आने नहीं देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये सब ब्रोमीन क्लोरीन सब ग्रुप है, ये सब जो है उसको डिप्लीट कर रहा है, उसके थिकनेस को कम कर रहा है। होल मतलब उसका छेद नहीं हो रहा है, मतलब उसका थिकनेस कम हो रहा है, ठीक है। एरोसोल और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक है। तो ओजोन होल का डिप्लीशन के लिए एक एफर्ट्स लगाया गया है बचाने के लिए, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैसे सबस्टांस पे लगता है जो सबस्टांस जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ का है? मतलब वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी है, ठीक है। ओजोन लेयर को बचाना है इसके लिए। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि ओजोन लेयर को हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो सबस्टांस जो ओजोन डिप्लीशन करने के मतलब माना जाता है रिस्पॉन्सिबल है, तो जो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सबस्टांस है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। उसको क्या कर देंगे? फेज आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसको यूज ख़त्म कर देंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बताया गया था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में एक जो है एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग तो जान रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो किया गया था, वो माने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, वो था अर्थ समिट। अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है 1992 में। 20 साल के बाद 2012 में रियो डी जेनेरियो +20 समिट भी आया गया, वो भी रियो डी जेनेरियो में ही किया गया था, रियो +20 समिट, है ना। तो अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और रियो +20 समिट ये भी रियो डी जेनेरियो में। 2 समिट किया गया था, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के प्रिवेंशन के लिए। अर्थ समिट क्या है? इससे क्या होगा? 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन बनाया गया। एक UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकना। तो डेजर्टिफिकेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो है ये अर्थ समिट से बना, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग के मतलब क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग आया। ग्लोबल वार्मिंग से 2 समिट हुआ, अर्थ समिट और रियो +20 समिट, दोनों ब्राज़ील में ही हुआ। एक 1992 में, फिर उसके 20 साल के बाद 2012 में। ये दोनों से 3 समिट आया। ये तो सेम है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन होल का मतलब होता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। उसको नाम दे दिया गया ओजोन होल, बड़ा नहीं होना, तो उसमें ओजोन होल बोल रहे हैं। हाँ, खराब है,
इसलिए तो बचने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है कि जिस सबस्टांस से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है वो सबस्टांस को हम फेज आउट करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे। हाँ, ओजोन होल हो गया तो स्किन कैंसर होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन में आ जाएगा। नेक्स्ट दो, तो यूएनएफसीसी जो है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, वो मेनली क्या डील करता है, क्लाइमेट चेंज का। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, दो, एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी, दो है, एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है इक्विटी। तो जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है यूएनएफसीसी का, उसको बोलते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कंटिन्यूस जो कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहला COP1 जो हुआ था वो बर्लिन में हुआ था 1995 में, जिसमें साइन हुआ था सारे मेंबर्स जो भी नेशन में मेंबर है यूएन में। COP3 जो है 1997 में हुआ था क्योटो में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से आया ना, उसी से बना ना COP। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के लिए, पहला भी क्लाइमेट चेंज के लिए है, जर्मनी में बर्लिन में 1995 में हुआ था, क्योटो जापान में है, वो 1997 में हुआ था तीसरा वाला। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कंट्री को दो ग्रुप में बांट दिया गया, अनेक्सर 1 ग्रुप और नॉन अनेक्सर 1 कंट्री। अनेक्स 1 कंट्री और नॉन अनेक्स 1 कंट्री, ये कंट्री में 37 इंडस्ट्रियलाइज नेशन है पूरे वर्ल्ड का। ये कंट्री में मतलब टारगेट दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल को कि 1990 तक, मतलब 1990 में टारगेट दिया गया था कि इसको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 2012 तक 5.2% हमको कम कर देना है, क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट है। और नॉन अनेक्स 1 कंट्री में 2001 में COP7 हुआ था, जो हुआ था मोरक्को में, ठीक है। मोरक्को में भी एक जगह था जिसका नाम था माराकेश। तो माराकेश एकॉर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स था क्योटो प्रोटोकॉल का। ये क्या क्या था, जितना भी डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज है वो उसको टारगेट दिया था 2001 से, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, ठीक है। 7वां था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 7वां था मैंने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। तो 7वां जो था मोरक्को में हुआ था, तीसरा जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल है, और पहला जो है वो कहाँ हुआ था, बर्लिन में, जर्मनी में। अनेक्स 1 कंट्री को टारगेट दिया गया था कि 2012 तक 5.2% कम कर देना है, और नॉन अनेक्स 1 को फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म कंट्री बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होता क्या है समझिए। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म में आपको 3 चीज़ दिया गया है, एक इमिशन ट्रेडिंग जिसको कार्बन क्रेडिट भी बोलते हैं, या फिर सर्टिफाइड इमिशन जो ऑफसेट ट्रेडिंग भी बोलते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसमें खाली आपको यही याद रखना है, उतना डिटेल नहीं जाना है। कार्बन क्रेडिट जो इमिशन ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब उस पर व्यापार करेंगे हम उसको, मतलब जो कार्बन आएगा उस पर व्यापार करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे कम जाएगा ना सब जगह। मेन फोकस क्या है, CO2 को कम करना, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट को कम करना। फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्लीन रखना है, डेवलपमेंट करना है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट करना है सब मिल के। फिर COP15 याद रखिएगा, COP15 2010 में हुआ था, कहाँ हुआ था, डेनमार्क में। ये जो है नया कंसेप्ट आया था इसमें। देखिए COP बहुत ज़्यादा है, जो याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें खाली डाला हुआ है, ठीक है। तो COP15 जिससे क्वेश्चन आता है, COP15 2010 में हुआ था कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। इससे जो है नया कंसेप्ट आया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म। 3 कंसेप्ट जैसे एग्जाम में आएगा कि टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जो है कहाँ से आया, तो COP15 से आया जो कोपेनहेगन में हुआ डेनमार्क में। ग्रीन क्लाइमेट फंड कहाँ से आया, COP15 से आया कोपेनहेगन डेनमार्क में 2010 में। अडेप्टेशन फ्रेमवर्क कहाँ से आया, COP15 से आया 2010 में कोपेनहेगन डेनमार्क में। सब क्या है, क्लाइमेट चेंज से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, क्लाइमेट चेंज का है सब, सारा क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, क्लाइमेट चेंज के लिए, CO2 को इमिशन को कम करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए होता है, ओजोन होल को डिप्रेशन को बचाना है ना, वैसा। नेक्स्ट हो गया, खत्म, ओके। आपका इन्वायरमेंट खत्म हो गया है, अब इकोलॉजी का जो बचा हुआ है इकोसिस्टम वो पढ़ेंगे।